धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की, खास तौर पर। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ रोचक तौर पे जो घटता है उससे भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल भी हमने अपने बुलेटिन में सबसे पहले पहलगाम को लेकर बात की थी, आज भी मैं पहलगाम को लेकर ही बात करना चाहता हूं। पहले कुछ राजनीतिक घटनाक्रम देख लेते हैं। जिस वक्त पहलगाम की घटना हो रही थी उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री एयर शो देख रहे थे। नरेंद्र मोदी आज जाकर विकास के नाम पर अपने चुनावी प्रचार में लग गए हैं, क्योंकि बिहार में सत्ता किसी तरीके से उनको चाहिए। अमित शाह जो कैमरा लेके जाते हैं एनआई वालों के साथ, वो फोटो सेशन इस स्टाइल में करा रहे हैं कि जैसे वहां खुद एक पर्यटक बन के गए हों। इसके अलावा सवाल जो उठना चाहिए वो ये कि जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है तो उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह के ऊपर क्यों छोड़ दी गई? ना उसमें होम मिनिस्टर है, ना उसमें प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सब चल क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, वो हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ साथ में एक दो बातें कहना चाहूंगा इसके बैकग्राउंड में कि हमारी सेना, हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, केवल सेना ही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस या जेएनके की जो पुलिस फोर्सेस हैं, वह असफल हो गई इनको पहले से पता करने में। और जो आक्रमण शुरू हुआ, जो कि काफ़ी देर तक चला है, वो छोटा मोटा नहीं था, कुछ चंद मिनटों का नहीं था। इसके बावजूद वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नहीं पहुँच पाए हैं। उनको इतना वक्त मिला कि चुन चुन के इन्होंने मारा है, और 27, 28 या 26 जितने भी हैं, इनकी उन्होंने खुलेआम हत्या कर दी है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, उसके बाद से कल भी मैंने इस चीज़ को कहा था कि कहीं से भी हम लोग आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आतंकवादी घटना के बाद से जिस तरह से ये लोग जो सत्ता में है उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, पहले आज तक ये लोग आरोप लगाते थे कि विपक्ष कर रहा है, ये लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इनके टीवी पे, गोदी मीडिया पे चिल्ला के सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं कि उनके कारण ऐसा हुआ है, दूसरे लोगों को गलियार रहे हैं, ये खास समुदाय के लोगों को गाली दे रहे हैं, पूरे भद्दे भद्दे गाली दे रहे हैं। और यहाँ पे कल से ही आ रहा है कि प्रधानमंत्री सख्त एक आदेश देंगे, सख्त एक मैसेज देंगे, कठोर मैसेज देंगे आतंकवादियों को बिहार के धरती से। यानी बिहार का चुनाव अब सामने है। सख्त आदेश देने का क्या मतलब है? सख्त वो देने क्या मतलब, कह रहे हैं कि ऐसे उनको सजा दूंगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। यानी उसी तरह की पुराने ढर्रे पर बातचीत चल रही है, नयापन कुछ नहीं। यदि आप सही में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत कीजिए। जो हवा आपने चला रखी है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की, जिसका आधार मुख्य रूप से अमेरिकी साम्राज्यवाद से आता है, और वह शुरू से 100 वर्ष पहले से ही वह मुस्लिम ब्रदरहुड, आईएस या तालिबान जो हाल फिलहाल का बना हुआ है, उनकी करतूत है। चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान और भारत में हो, और अंग्रेज जाते जाते वहां पे जिसकी चमचागिरी आरएसएस करते करते उन्होंने इस आधार को लाया कि धर्म के आधार पर भारत दो, अब 3 देशों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। तो यह एक प्रमुख चीज है, और मुख्य रूप से इसका निषेध, इसका काट क्या हो सकता है? इसका काट हो सकता है सही रूप में यदि विपक्ष खड़ा हो, जो कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा बसपा नहीं है, बल्कि वह वामपंथी दल जो कि धर्म से परे होकर काम करे, जो कि जाति समीकरण से बाहर होकर करे, जो व्यक्तिवाद से अलग होकर करे, देश के नाम पर एक हवा ना फैलाए, पागलपन ना फैलाए, वो सब करे, तभी संभव है। जो कि अभी बहुत ही कमजोर अवस्था में है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रांतिकारी रास्ता और सिद्धांत छोड़ दिया है। जी, मेरे कुछ सवाल हैं सर, और मैं एक एक कर वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आप खुद जो है भारतीय वायुसेना से जुड़े रहे हैं, ये कहना कि हमारा इंटेलिजेंस फेल हो गया या हमारी एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, मुझे लगता है इनको जानबूझ के इन लोगों ने जो पिछले कुछ 11 साल से सत्ता में बैठे हैं पंगु बना दिया है। वो निकम्मे नहीं है, इन लोगों ने काम नहीं करने देते हैं उनको।
हाँ, ये एक बेहतर सवाल है। कुछ लोगों ने कहा, जैसे मैंने सुना कि जानबूझ के लोग करवाया है। इतने सीधे सीधे हम ऐसा आकलन नहीं करें। यह नहीं काफी नहीं, हम इनको नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने करवाया। मेरा ये कहना है कि आपने नहीं कहा। हमारी आ, एजेंसियां जो काम नहीं कर रही हैं, वो मैं कह रहा हूं सर। नहीं नहीं, मैं आपके सवाल को समझा, मैं आपको नहीं कर रहा हूं। हम्म। कुछ लोग यहां तक कि हम्म। सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाजपा ने ऐसा करवाया। या हमें नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक प्रमाण नहीं आता है। जो हम्म। आपने सवाल उठाया, यदि क्या कहते हैं, पुलगांव, पुलवामा। पुलवामा पुलवामा में जो घटना घटी, वहां पे जो बारूद इतने आए, हम्म। और खुले, खासकर वो डीसीपी के गाड़ी से निकला, एफआईआर हुआ, उसको छोड़ दिया गया। उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया, देवेंद्र सिंह या जो भी है। हम्म। आखिर उसके पीछे कौन से लोग थे? और इस तरह जी। की अन्य घटनाएं घटी, जैसे एक उदाहरण के लिए हमारे एयरफोर्स बेस पठानकोट में आक्रमण हुआ, उसको गायब कर दिया गया। क्या हुआ, उसकी खोज हम्म। का क्या हुआ? और इन जगहों पे जहां भी देखे, जो आपने जो सवाल उठाया, वह हम्म। केवल पारस मिलिट्री फोर्सेस नहीं, केवल सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, इंटेलिजेंस से नहीं, पूरे आर्मी और जुडिशरी में और हम्म। एजुकेशन सिस्टम में इनके बंदे सीधे के सीधे बैठाए जा रहे हैं, जो उटपटांग बात कर रहे हैं। कोई मोर के आंसू से मोरनी के गर्भवती होने की बात कर रहा है। इलाहाबाद के हम्म। हाई कोर्ट ने जो दिया कि लड़की का ये अंग छुआ तो वह रेप की कोशिश नहीं है। मतलब हम्म। घिनौनेपन का हद है। और इन लोगों ने निश्चित रूप से हमारे व्यवस्था को, जो भी हम्म। प्रजातांत्रिक अधिकार था, जो भी जी। हमारी क्षमताएं थी, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। और भ्रष्टाचार, और खासकर वैसे रेपिस्ट और वैसे लोगों को जो बड़े बड़े पदों पे हैं, उनके खिलाफ कितनी भी भारी से भारी, जैसे हम्म। दिल्ली के अभी के जो न्याय मंत्री है जी। कपिल मिश्रा, उनको इन्होंने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि एफआईआर करो। उस एफआईआर बिल्कुल। का क्या होगा? वो जाएगा तेल लगाने। इन्होंने बिल्कुल। पूरे के पूरे हर इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर दिया है। उसका रंग जो है सो भगवा कर दिया है। और उसको जो है कहीं से भी काम करने लायक नहीं छोड़ा है। मैं आपके बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं यहाँ पे। जी। एक सवाल मेरा ये होता है कि जब से ये अयोध्या का लोकसभा चुनाव हारे हैं, तब से इन्होंने अपने हिंदुत्व को, अपनी नफरत की राजनीति को ज्यादा धार दे दी है। हर मामले में ये पिछले एक साल के दौरान आप देखेंगे बढ़ चढ़कर कूद रहे हैं। इस मामले में भी जो ये आतंकी वारदात हुई, इन्होंने यही नफरत फैलाने की कोशिश की। लेकिन जैसी तस्वीर, जैसा जवाब कश्मीर ने पेश किया और पूरे देश ने पेश किया, ऐसा लग रहा था पूरे देश में दंगे बवाल शुरू करा देंगे। लगता है फेल हो गए, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं यदि कहूं कि यहाँ की जनता कम से कम 65 से 70% जनता इनके साथ नहीं है। इनकी पूरी कोशिश है। जर्मनी का उदाहरण ये लेना चाहते हैं, जहां हिटलर अल्पसंख्यक होके, या मुसोलिनी जो चुनाव से नहीं लड़े थे, और 5-6 साल में इन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां करके वो पूर्ण बहुमत में आ गए। लाखों करोड़ों ज्यूज के अगेंस्ट में ये लोग, यानी जर्मन और इटली के लोग इनके समर्थन में आ गए थे। वह चीज आज यहां पर नहीं हुआ है। इसके बावजूद कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनके हाथ में है, पूरा का पूरा आधार ये धर्म के ऊपर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यह लोग सफल नहीं हुए। और यहाँ पे यह संदेश जाता वामपंथियों को कि तुम डर के जिस तरह से अम्बेडकरवादियों के पास जा रहे हो उनसे लड़ने के लिए, उससे अच्छा तुम सही में क्रांतिकारी विचार से जाओ, ताकि जन आंदोलन, जन क्रांति हो सके। वहां पे सीधे के सीधे तुम चोट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और जहां आतंकवाद के हम खिलाफ में, वहीं पे हम धर्म जाति के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। जी। चलिए, माहौल तो पूरा बनाया जा रहा है। आज शाम को मीटिंग करेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। वो किस तरीके की कार्रवाई करता है, वो किस तरीके से जवाब देता है, जिस तरीके से यहाँ से कल बहुत सारे पाबंदियां लगाई गई हैं उसको लेकर, और जो जनता इधर की वहां पहुंची हुई है और वहां की यहाँ आई हुई है, वो कैसे फंस जाती है या निकल पाती है, और कैसे ये तमाम चीजें जो है एक जंग की तरफ बढ़ती हैं या रुक पाती हैं, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। सवाल ये भी अहम हो रहा है कि जो मीडिया ये बता रहा है कि हमने आतंकवादियों के नाम तक पहचान लिए हैं, वो एनआईए की एफआईआर का जिक्र क्यों नहीं कर रहा है, जिसमें किसी का नाम भी नहीं है, और 20-20 लाख रुपए का इनाम देने की बात की जा रही है पहचान बताने वालों को। अब इस मुद्दे को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका से खबर आई है, यहाँ पर एक जगह पड़ती है बेनिन, वहां पे 50 फौजी क्यों मार दिए गए सर? बेनिन एक वैसा देश है पश्चिमी अफ्रीका में, जिसका बाउंड्री बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया से भी है, जिनकी हम जी। चर्चा करते रह रहे हैं। साहेल रीजन से सटा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ के भी जो शासक है, उनकी कोशिश है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए, और अपने देश के, चूंकि उनके पास बहुत ही अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उससे हम उसका विकास करें।
इसके खिलाफ में जो अमेरिका, फ्रांस, यहाँ की जो प्रमुख भाषा है, इनकी अपनी भाषा के बाद फ्रेंच है, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी है, चूंकि जी फ्रांसीसियों ने यहाँ पे बहुत समय तक यहाँ पे शासन किया और उसको बर्बाद किया। और यहाँ पे इन लोगों ने अल कायदा, दाइश यानी आईएस जो भी इसका रूप होता हो, नए नए नाम लेके आते रहते हैं, जो कि अमेरिका ने बनाया है इंग्लैंड और जी फ्रांस की मदद से। ये लोग यहाँ पे आक्रमण करते हैं और यहाँ पे खासकर जो नाइजीरिया से सटा हुआ क्षेत्र है, चूंकि उनको प्रश्रय मिलता वहां से आके, और इन्होंने यहाँ पे मतलब कहने के लिए तो सैकड़ों मारा था, लेकिन अब ये कुछ दिन की बात होगी, मतलब हफ्ता भर से अधिक की बात होगी, अब जाके वहां कहा कि नहीं, सैकड़ों लोग नहीं मारे गए, केवल 33 मारे गए हैं। लेकिन यहीं पर जनवरी महीने में भी करीब 28 ट्रुप्स मारे गए थे। अभी 33 ट्रुप्स मारे गए हैं, हालांकि उनके भी 20-25 मारे गए हैं। और यह तब तक इस शांति को नहीं मिलेगी जब तक कि वहां जनता पूरी रूप से एकजुट होकर और इस धर्म को नकारे और इन खासकर आतंकवादियों को नकारे। दुनिया में कहीं भी ये आतंकवाद है, उसके पीछे जड़ में जाए तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब है। और इनसे तो आपको, आप जितनी भी इनके नजदीक आएंगे, इनसे मदद लेना चाहेंगे, आप ध्यान रखें कि आपके देश में उतनी ही बड़ी अशांति फैलेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और शायद इसी को भांप लिया है या समझ लिया है कश्मीर की जनता ने। उसने पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से जवाब दिया, हर तरफ से विरोध करके और लोगों को साथ खड़े करके या उनके साथ खड़े होकर, वो काबिले तारीफ बनता है। खैर, अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। और यहाँ पे जो पहला अपडेट आ रहा है वो ये है कि एक तरफ तो खबरें चल रही थी कि यूरोपीय यूनियन कुछ बड़ा करेगी यूक्रेन के लिए, और दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि लंदन वाली मीटिंग तो टाई टाई फिश साबित हो गई। इंग्लैंड के विदेश मंत्री, जिन्होंने अन्य विदेश मंत्रियों को बुलाया था, जिसमें यूएस तो थे और बाकी जर्मनी, फ्रांस, ये सब थे, की बातें करेंगे, तो ये डेविड लैमी हैं, अब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग लोअर लेवल के अधिकारियों से बात करेंगे। यानी हो सकता है जैसे हमारे विदेश सचिव होते हैं या उप सचिव होते हैं, ये लोग बात करेंगे। तो कुछ बातचीत हुई। मेन कारण यह था कि यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया, लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया। क्योंकि पेरिस में जो बातें हुई थी और वहां पे जो चर्चाएं हुई थी, उन्होंने जो दिया था, जी आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट या जो भी गए थे वहां पे, इन्होंने कहा था कि जो मैं दे रहा हूं कि इस आधार पे संधि हो, यानी क्रीमिया को छोड़ दो, वो सब कर दो, नेटो में नहीं शामिल होगा, जितने भी हम उनकी चर्चा करते रहे हैं, यह एक आइडिया दे रहा हूं। यह जब मीडिया में आ गया, तो यहां पर आते आते लंदन के पहले उन्होंने कहा कि आइडिया नहीं है, यह हमारे तरफ से एक ठोस प्रस्ताव है। बहुत बढ़िया। और इस पर जेलेंस्की ने कहा कि हम ये कैसे मान लें, तो संविधान में लिखा वो हम अपने क्षेत्र को कैसे छोड़ देंगे। हालांकि ट्रंप ने इसमें भी कहा है कि आपके प्रश्न से सीधे नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने कहा है कि तुम्हें क्रीमिया लेना था, तो तुम्हें 11 वर्षों से क्या कर रहे थे, शांतिपूर्वक वहां रूसी सैनिक आई, एक भी गोली तुम लोगों ने नहीं चला, चल गया। अब तुम क्रीमिया रट लगा रहे हो, जहां की वहां भारी मतदान हुआ और 90% से अधिक लोग वहां रूस में जाना चाहते हैं, क्रीमिया तुम्हारा नहीं आता है। इसीलिए ये जो है लंदन में जो मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर का था, तकरीबन टाटा खुश हो गया। जी अब बताया जा रहा है कि रूस तो क्रीमिया ही नहीं, 4 राज्य और लेना चाह रहा है, तो रूस भी कहां बाज आ रहा है? वो क्या पूरा यूक्रेन को हड़प ही लेगा? पूरा यूक्रेन तो नहीं है, करीब 20% है, चूंकि 3 वर्षों से लड़ रहा है, उसके भी काफी सैनिक हताहत हुए हैं, उसके बहुत सारे एनर्जी सेक्टर दूसरे बर्बाद कर दिए गए हैं, स्पेशली यूक्रेन के यूएवीज यानी ड्रोन्स द्वारा। और 4 जो मैं बार बार कहता रहा हूं, उनको दोनों डीपीआर एलपीआर यानी डोनेस्क एंड लुहांस, ये दोनों राज तो चाहिए। और नीचे में जापोरिजिया, खारसों या करसों कहे, उस पर भी अधिकार बनता है। खार्किव की बात नहीं करें, मुझे लगता था कि खार्किव और उससे सटे हुए सुमी में भी बात करेंगे, जो कुर्स से सटा हुआ, कुर्स पे तो इन्होंने तकरीबन कब्जा वापस ले लिया। जेलेंस्की का जो मोहरा था कि हम कुर्स छोड़ेंगे, यदि तुम छोड़ोगे, कुर्स गया हाथ से, तो ये वापस नहीं हट रहे हैं और ये साफ ही कह रहे हैं कि तुम नेटो में नहीं घुसोगे। और एक और जो बचा हुआ है, जो कल भी मैंने कहा था, रिपीट करता हूं, रशिया इस पे तैयार नहीं है कि बाकी बचे हुए यूक्रेन में दूसरे देश के सैनिक आके वहां उसकी निगरानी करेंगे, वो इसके लिए तैयार नहीं है। जी लेकिन लगता है ट्रंप इसलिए पुतिन के भक्त हुए जा रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं कि देखो जी, पुतिन तो तैयार हो गए हैं, जेलेंस्की तैयार नहीं हो रहा है, वो अड़ंगा लटका देता है, कुछ ना कुछ बातें करता है। क्या इसलिए क्योंकि पुतिन ने कह दिया, लो भाई जापोरिजिया तुम ले लो, मजे करो अमेरिका वालों? ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जापोरिजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट देने को तैयार हो गए। यह मुझे आश्चर्य हुआ। पुतिन का वो बहुत बड़ा एक
एजेंडा था, बहुत बड़ा प्रोसेसिंग पावर यूनिट था, जिससे केवल वह रूस यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में बिजली, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र होगा, उसको पूरी बर्बाद करने की जेलेंस्की ने पूरी कोशिश की, लेकिन बचाए हुए। और इस पर रशिया यदि तैयार हो गया अमेरिका के साथ कि भाई ठीक है आप इसकी देखभाल करेंगे, और जहां तक ट्रंप की बात और क्या चाहिए ये मिल रहा है। इसके अलावा जो नॉर्ड स्ट्रीम 1-2 जिसको बर्बाद करवाया था पिछले वाले राष्ट्रपति ने, बाइडेन ने, उसको कह रहे हैं कि हम रिपेयर करवाएंगे, हम उसका संचालन करेंगे, उसके लिए भी अरे पुतिन तैयार हो गए हैं। मतलब उसको भी अमेरिका चलाएगा? उसको भी अमेरिका चलाएगा, इनसे मिलजुल के जो भी है। तीसरा, जो रेयर अर्थ है यूक्रेन के पास है, उससे ज्यादा रशिया के पास, रशिया वाला हम मिलजुल के इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्या बात है, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं। यानी जहां तक यूरोपियन यूनियन है, नेटो, उसको तुम दरकिनार करो। और इससे बड़ा गाजर जो लटकता हुआ नजर आ रहा है, रेयर अर्थ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सब कुछ है, इसके अलावा गेहूं अनाज है वह भी है। इससे अधिक यदि ट्रंप को मिलता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और क्या चाहिए। ये हर को दरकिनार करके पुतिन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जी। ये जेलेंस्की क्या टेंशन में है आजकल? भागा भागा साउथ अफ्रीका जाता है, फिर वहां से भी भाग आता है। ये जेलेंस्की अभी हमारी बातचीत शुरू में से आधे घंटे या 15-20 मिनट पहले मैंने देखा, रशिया टुडे पर ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था कि जेलेंस्की साउथ अफ्रीका पहुंचे। हालांकि ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण घटना था। 1 या 1.5 वर्ष पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा वो गए थे, और रशिया में भी गए थे, फिर जेलेंस्की के पास गए। जेलेंस्की ने दूर दूर से हाथ मिलाया, मुंह एकदम सीधा रखा, एक जो नॉर्मल खुशी होती है, दिखावे करते, उससे कुछ नहीं था। मानने को तैयार नहीं थे कि हम समझौता करेंगे। अब जेलेंस्की को लगा है कि पूरे यूएनओ में केवल यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों को छोड़ दिया, अमेरिका भी दरकिनार कर, अफ्रीका तो इनसे बाहर हो गया, जितने भी साहेल रीजन थे जो भी थे सब हट गया, साउथ अफ्रीका चला गया वहां पे। और साउथ अफ्रीका भी खुश था कि ठीक है हम जेलेंस्की से बात करते हैं, क्योंकि पहले आईसीजे में जाने के कारण इसराइल इनके खिलाफ है, अमेरिका भी खिलाफ है, बाइडेन से लेकर ट्रंप की गोरों का तुम जमीन हड़प रहे हो, तो वह भी तैयार थे। ये पहुंचे हैं, अभी बातचीत भी नहीं हुआ है, तब तक आया कि वहां से अब जहाज में बैठ के वापस आ रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये सही ब्रेकिंग न्यूज है। कारण ये कहते हैं कि नहीं वहां पे कुछ जबरदस्त लड़ाई चल रही है, कुछ हो रहा है, मेरा जाना जरूरी है। ठेंगा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल रूप से रामफोसा ने कहा होगा कि तुम यह समझौता मानो नहीं, जो है वह भी गया है। और जेलेंस्की के दिमाग में कहीं ना कहीं से गोबर भरा हुआ है या जहर भरा हुआ है, जो कि यूरोप के 3 देशों ने, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ने भरा है, उससे वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो वहां से वापस भागा है, हो सकता है इन तीनों देशों के दबाव में भागा हो, या अफ्रीका को बदनाम करने के लिए इसने परपंच रचा हो। लेकिन इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिन्होंने 370 हटाया वो नरेंद्र मोदी 5 साल बाद जम्मू कश्मीर गए, 370 हटने के बाद तुरंत नहीं गए। ये जो इस तरीके के मानसिकता के लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है महमूद अब्बास से जुड़ा हुआ। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने हमास को कुत्ते की औलाद कहकर संबोधित किया है। सही में यह मतलब एक तरफ जहां गुस्सा आता है वहां दुखद भी है। इस हद तक पतन इस इंसान का, सन्स ऑफ डॉग्स, ये कहने का क्या मतलब है। और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो भी तुमने इनके बंधकों को अपने यहाँ रखा हो उसको छोड़ो, नहीं तो वह एक आधार बनता है इसराइल का कि इसराइल तुम पर अटैक करते, तो कोई मायने नहीं हुआ। यानी हम अपना सब अस्त्र शस्त्र छोड़ दे, हम आत्मसमर्पण कर दे, यहाँ से जितने भी गाजा में फलस्तीनियन को उठा के हम कहीं और दूसरे देशों में लेके चले जाए, ताकि इसराइल ये ना कह सके इसके कारण आक्रमण करें, यानी इसराइल वहां पे आके बैठ जाए। इस हद तक चमचागिरी कर रहे हैं। और जो ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध के बाद से जो वेस्ट बैंक है और गाजा का जो हिस्सा बचा उसके प्रेसिडेंट बनेंगे, यह इनका सपना है, इनका काम हो चुका है। यूज एंड थ्रो में बहुत ही माहिर है इसराइल और अमेरिकी साम्राज्यवाद, इनको भी उठा कर फेंक देंगे। जी। लेकिन मैं कुछ और घटनाक्रम भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। जॉर्डन वालों ने 16 लोगों को पकड़कर एक दावा किया और मुस्लिम ब्रदरहुड पर पाबंदी लगा दी, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली। ये क्या सब डर गए हैं? इन्हें लग रहा है कि अगर किसी भी रूप में हमास की जीत हो गई गाजा के अंदर, जो अभी 2 महीने जंगबंदी रही, उस दौरान देखने को मिली भी कि शायद हमास कामयाब हो रहा है, लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है कि इनकी जमीनें खिसक जाएंगी, तो इसलिए ये अब सब चौकन्ने हो गए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड का निर्माण अमेरिका की मदद से तकरीबन 90-100 वर्ष पहले हुआ था, पिछले सेंचुरी में। और इसका आधार ही वही था। इनको यह बताया गया था कि तुम सशस्त्र आंदोलन करके अपनी सत्ता स्थापित करो, जितने भी मुस्लिम कंट्री है,
और वहां पे तुम इस्लाम का जो भी शरिया लॉ जो भी होता है उसके उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, उसके हम्म। आधार पर कायम करो। हालांकि बाद में जब इन पर दबाव पड़ा, इनकी हार हुई कई देशों में, तो इन्होंने अब वो सशस्त्र आंदोलन को बंद कर दिया, कहते हैं चुनाव के द्वारा करेंगे। इसके बावजूद इनके ऊपर बैन ऑलरेडी था। ये जो 15-16 थे वो तो दो महीना या 1.5 महीना पहले की बात है, और इस पे हम्म। जोर्डान खूब चिल्ला रहा था। हालांकि हमने कहा था कि एक इनके पास कहीं से मिसाइल आया था, वो भी लॉन्च करने वाला शायद नहीं था, यूएवी जी। बनाने के कुछ सामान रखे हुए थे, और कुछ बिल्कुल। गोला वगैरह था, बारूद था, जो भी था। वह आतंकवादी था कि नहीं था कहना मुश्किल है। और इनके साथ यहाँ पे एक अलाई है, उसका नाम है इस्लामिक एक्शन फ्रंट। हम्म। मुस्लिम ब्रदरहुड पे जो बैन लगा, लिमिटेड या जितना भी था, उससे ये लोग निकल निकल के इसमें काम कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अगले चुनाव में इस्लामिक एक्शन फ्रंट जो है वह बहुमत में आ जाएगा। राजा तो बना रहेगा, लेकिन सत्ता मतलब इनकी बनेगी, इनका प्रधानमंत्री चुना जाएगा, जो भी चुना जाता है। और इसलिए वह सख्ते में आ गए हैं, बहुत दहशत में आ गए हैं। और खासकर अब्दुल्ला जो वहाँ के राजा हैं, वह इजराइल और अमेरिका कहने से कहे भाई इसको जैसे भी वो बंद करो, इनके एसेट हम्म। भी छीन लिया, इनकी संपत्ति भी हड़प लो। संपत्ति हड़पना तो आम बात हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो या विश्व के कहीं और देशों में, अमेरिका में भी ये चीज शुरू हो ही चुका है। तो जी। संपत्ति हड़प लो ताकि उसका आधार खत्म कर दो। इसीलिए ये सब कार्रवाई हो रही है, ताकि ये लोग आगे ना बढ़े। क्योंकि यदि पैलेस्टीन के जो हजारों की संख्या में ऑलरेडी वहां पे जी। जो रिफ्यूजीज हैं, उनकी संभावना बनती है कि वह जो है सो एक्सट्रीम रास्ता तय करें और इनके साथ मिलकर इनकी ताकत बढ़ाएं। जी। ठीक है। एक खबर ये है सर कि जो बेजेलेल स्मोट्रिच फाइनेंस मिनिस्टर है इसराइल का, वो कह रहा है या तो गाजा पर कब्जा करो नेतन्याहू, या सत्ता छोड़ दो, जबकि वो तो उसका सहयोगी है। तो उसे क्यों ये दबाव बनाने की जरूरत पेश आ रही है नेतन्याहू पर? स्मोट्रिच के पास अभी 6 या 7 उसके एमपी हैं। हालांकि वो हट भी जाए, ना भी साथ दे नेतन्याहू को, तो पूरे टोटल में उनका जो सत्ता चल रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, अभी भी नहीं हटेंगे, यानी उनकी ताकत कम है। और अभी एक सर्वे हुआ है जिसके हिसाब से पाया गया है, इसराइल के ही सर्वे है, कि अगले चुनाव में यदि आज होता है तो इनको जीरो मिलेगा, यानी इनका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। हम्म। इसलिए इनकी हड़बड़ाहट बहुत दिख रही है, क्योंकि दूसरे जो दक्षिण पंथी हैं, बेनगवीर है, वो सब हैं, उनकी ताकत बढ़ रही है। क्योंकि वहां का याद होगा एक खास समूह है वहां पे, जिनके बारे में कहा जाता था जो ऑर्थोडॉक्स हैं या हरेदीन, हरेली हरेदीन, मेंबर्स हैं। हाँ हाँ, हरेदीन। जी जी बिल्कुल। तो ये लोग इसमें सेना में नहीं आएंगे, काफी हंगामा हुआ था, उसके बाद नहीं आए, और ये उनको लाने में असमर्थ हुए थे। अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, छटपटाहट हो रही है, बहुत देर हो रही है। और ये हम्म। खुलेआम ये लोग कह रहे हैं कि यदि नेतान्याहू के पूरे इनके अंदर जाता है। और कारण ये हुआ कि जब इनकी सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी, तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आज नहीं तो कल हमें, जो हमने पूरे गाजा पट्टी को घेर रखा है और जी। जितने ह्यूमैनिटारियन एड सारे बंद कर रखा है, इसमें पानी और दवाई भी है, देना पड़ेगा इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा है। हम्म। इस पर इन्होंने कहा कि ध्यान देना होगा कि हमास को ना मिले। तब इस पे हम्म। जाके उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के हैं, जमीर, उन्होंने कहा हम्म। कि ये हमारा काम नहीं कि हर जगह जाके जो बट रहा वहां जाए। काम होना मुख्य चीज ये है कि यदि वहां पे हमास है, आपके सैनिक किस तरह से जा रहे हैं, एक्सपोज हो जाएंगे, बुरी तरह मारे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जी। हमास अभी भी एक बहुत पावरफुल ताकत है। इस पे इन्होंने चिल्ला के कहा कि तुम बकवास मत करो, या हम पॉलिटिशियन हम तुमको आदेश देंगे, तुम सैनिकों को कब से अधिकार हो गया कि हाँ या ना करें। और खूब जम के लड़ाई हुई है। मतलब और सैनिक तो जब इनकी यहाँ पे, नजर में, सैनिक तो इनकी नजर में सिर्फ ईंधन है, जहां चाहे वहां पे झोंक दो। बिल्कुल, और वह नहीं होना चाहिए, मैं भी इसका विरोधी हूं। सैनिकों की राय जैसे यूएसएसआर में ली जाती थी, उनके जनरल की और उनके सैनिकों की जो कमिटी होती थी उनकी होती थी। और जब इनके खिलाफ में यहां तक कि जो वहां का इंटेलिजेंस सर्विसेज है, जिसकी हम लोग चर्चा करते रहे, उस, शिम्बेट। हाँ सिम्बेट, उसके जब चीफ आए बार, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तब इनकी हवा निकल गई। उठ के बाहर जाने पूछा तो कभी क्यों जा रहे हैं, तो नहीं मेरे को शुशु आई है और वापस नहीं है। बहुत बड़े वाले हैं ये बेजेलेल स्मोट्रिच और बेनग्वीर। लेकिन कब तक आखिर ये जो है नेतन्याहू को ब्लैकमेल करते रहेंगे, या नेतन्याहू अपनी सत्ता के लिए इनके हाथों में ब्लैकमेल होता रहेगा और गाजा में कत्लेआम मचाता रहेगा? जनता वहां की सब जान रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, हर सर्वे में साफ दिख भी रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बंधक रिहा न करवाने के बजाय उनको वहीं मारने की साजिशें रच रहे हैं। यही था आज के कुछ बुलेटिन का हिस्सा जो आपके सामने रखा। कुछ चीजें छूट भी गई हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा है,
फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे सर, मेहरबानी। थैंक यू मिस्टर अकरम।